सोचिए हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये सब आखिर बना किस चीज से है? सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारी सोच से कई ज्यादा अजीब और दिलचस्प है। तो चलिए आज हम इसी सफर पर निकलते हैं पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से यानी एटम या परमाणु की दुनिया में। हम देखेंगे कि कैसे हमारी समझ एक ठोस छोटी सी गेंद से शुरू होकर एक धुंधले से बादल तक पहुंच गई। तो सवाल ये है कि एक एटम, एक परमाणु, असल में दिखता कैसा है? क्या वो सच में एक छोटी सी ठोस गेंद जैसा है, या फिर हमारे सोलर सिस्टम का एक मिनी वर्जन, या कुछ कुछ ऐसा है जो हमारी कल्पना से भी परे है? यकीन मानिए, इसका जवाब बहुत ही हैरान करने वाला है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारा गाइड होगा ये साइंटिफिक समरी। हम सीधे सोर्स से ही देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने एक के बाद एक एटम के रहस्यों से पर्दा उठाया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल शुरुआती दिनों से, जब पहली बार वैज्ञानिकों ने एटम की एक तस्वीर बनाने की कोशिश की। अब देखिए, आज हमें ये मॉडल भले ही बहुत सिंपल लगें, लेकिन उस जमाने में इन्होंने साइंस की दुनिया में एक तरह से तहलका मचा दिया था। सबसे पहले मैदान में आए जॉन डाल्टन। उनका आइडिया आप कह सकते हैं बहुत ही सीधा और सरल था। उन्होंने कहा, देखो, हर चीज छोटी छोटी, ठोस और सबसे जरूरी अविभाज्य यानी इंडिविजिबल गेंदों से बनी है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। मतलब ये पदार्थ का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसे और तोड़ा ही नहीं जा सकता। और बस इसी एक अकेले आइडिया ने मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रख दी। पर ये जो इनडिविजिबल वाली कहानी थी ना, ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली, एक ऐसा पार्टिकल जिस पर नेगेटिव चार्ज था। और बस इसी के साथ एटम का अविभाज्य होना टूट गया। थॉमसन ने फिर एक नया मॉडल दिया, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इसमें उन्होंने सोचा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन ठीक वैसे ही धसे हुए हैं जैसे किसी पुडिंग में प्लम या किशमिश। लेकिन देखिए, ये प्लम पुडिंग वाला आइडिया भी बहुत लंबा नहीं चला। इसके बाद एक ऐसा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया, और साइंटिस्ट को एटम की पूरी तस्वीर फिर से बनाने पर मजबूर होना पड़ा। ये एक्सपेरिमेंट किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। उन्होंने क्या किया? सोने की एक बहुत ही पतली फॉइल ली और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। अब वो सोच रहे थे कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे, और हुआ भी वही। लेकिन कुछ पार्टिकल्स टकराकर ऐसे वापस उछले मानो किसी ठोस चीज से टकरा गए हों। अब जरा सोचिए, ये कुछ वैसा ही था जैसे आप एक कागज के टुकड़े पर गोली चलाएं और वो गोली पलट कर वापस आ जाए। ये तो नामुमकिन सा लगता है। रदरफोर्ड समझ गए कि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा का सारा वजन एक बहुत ही छोटी टाइनी सी जगह पर इकट्ठा है, और इसी जगह को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस यानी नाभिक। तो जरा इस बदलाव के बारे में सोचिए। कहाँ हम एक ठोस पुडिंग की बात कर रहे थे, और कहाँ अब हम एक ऐसे मॉडल पर आ गए जो लगभग पूरा का पूरा खाली है। बस सेंटर में एक छोटा सा भारी भरकम न्यूक्लियस है और उससे बहुत बहुत दूर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। एटम की हमारी तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम थी। फिजिक्स के जो नियम हम जानते थे, उनके हिसाब से कोई भी घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खोएगा, और अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते सेकंड के एक छोटे से हिस्से में ही न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। पर ऐसा तो होता नहीं है। एटम तो स्टेबल होते हैं। तो फिर रदरफोर्ड के मॉडल में आखिर गड़बड़ क्या थी? और इसी बड़ी गुत्थी को सुलझाने के लिए एंट्री होती है नील्स बोहर की। उन्होंने एक ऐसा बोल्ड, एक ऐसा जबरदस्त आइडिया पेश किया जिसने एटम की दुनिया के लिए फिजिक्स के जाने पहचाने नियमों को ही एक तरह से चुनौती दे डाली। तो देखिए, यहां से चीजें एकदम बदल गईं। बोहर ने कहा, नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते। वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं, और जब तक वो अपने ऑर्बिट में हैं, वो कोई एनर्जी नहीं खोते। ये साइंस की दुनिया के लिए एक बिल्कुल नया रूल था, एक सच्ची क्वांटम छलांग जिसने हमारी पूरी सोच को एक नई दिशा दे दी। अब बोहर का मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए तो एकदम परफेक्ट था। सारी कैलकुलेशंस मैच कर रही थीं। लेकिन जैसे ही इसे हाइड्रोजन से बड़े एटम्स पर लागू करने की कोशिश की गई, ये मॉडल फेल हो गया। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि एटम का असली रहस्य इससे भी ज्यादा गहरा और शायद ज्यादा अजीब था। मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। और अब हम एटम की मॉडर्न तस्वीर तक पहुंचते हैं, और मैं आपको पहले ही बता दूं, यहां से चीजें सच में बहुत ही अजीब होने वाली हैं।
तो ग्रहों की तरह न्यूक्लियस के चक्कर काटते इलेक्ट्रॉनों का जो आइडिया था ना, उसे अब दिमाग से निकाल दीजिए। क्वांटम मैकेनिक्स की अजीबोगरीब दुनिया में आपका स्वागत है। साल 1926 में अर्विन श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसने एक बार फिर सब कुछ बदल दिया। ये इक्वेशन दो बहुत ही अजीब आइडियाज पर आधारित थी। पहला तो ये कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, वो एक वेव यानी लहर की तरह भी व्यवहार करता है। और दूसरा, जिसे हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, वो ये है कि हम कभी भी एक ही समय पर ये नहीं जान सकते कि एक इलेक्ट्रॉन ठीक कहाँ है और किस स्पीड से चल रहा है। आप एक चीज जानेंगे तो दूसरी धुंधली हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हम ये सवाल पूछ ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। हम ज्यादा से ज्यादा बस ये बता सकते हैं कि उसके कहाँ होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का वो जो फिक्स्ड रास्ता था, ऑर्बिट, वो अब एक धुंधले से प्रोबेबिलिटी क्लाउड में बदल गया है और इसी क्लाउड को हम ऑर्बिटल कहते हैं। और श्रोडिंगर की इक्वेशन से हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। इन्हें आप इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस समझ सकते हैं। पहला नंबर n हमें उसकी मेन एनर्जी शेल के बारे में बताता है, मतलब वो किस इमारत में है। दूसरा l ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है कि वो फ्लोर गोल है या डंबल जैसा है। और तीसरा नंबर m बताता है कि वो ऑर्बिटल स्पेस में किस तरफ ओरिएंटेड है, यानी उस फ्लोर पर कौन सा कमरा है। तो ठीक है, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स यानी ऑर्बिटल्स तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन इनमें रहते कैसे हैं? क्या यहाँ कोई भी कहीं भी रह सकता है? नहीं, यहाँ कोई अफरा तफरी नहीं है, बल्कि बहुत ही सटीक नियम है जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और जैसा कि हमारा सोर्स हमें बताता है, इस क्लाउड में ऑर्डर बनाए रखने के लिए 2 बहुत ही जरूरी नियम है। और देखिए, यही वो नियम है जो तय करते हैं कि अलग अलग एटम्स कैसे बिहेव करेंगे। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल इन्हीं 2 नियमों पर टिकी है। पहला नियम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बहुत सिंपल है। ये कहता है कि एक ही एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनका पूरा का पूरा एड्रेस और पहचान एक जैसी हो। इसके लिए एक चौथी क्वांटम नंबर भी है जिसे स्पिन कहते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि एक ऑर्बिटल या कमरे में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन दोनों का स्पिन हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए। एक का स्पिन अप तो दूसरे का डाउन। और दूसरा नियम है हंड्स रूल। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बस की मिसाल। सोचिए, जब लोग बस में चढ़ते हैं तो पहले वो खाली सीटों पर बैठते हैं, है ना? किसी के बगल में तभी बैठते हैं जब सारी खाली सीटें भर जाएं। इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अगर एक ही एनर्जी के कई ऑर्बिटल्स खाली हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले सब में एक एक करके भरेंगे। पेयरिंग यानी जोड़ा बनाना तभी शुरू करेंगे जब कोई और खाली ऑर्बिटल ना बचा हो। तो ये एक लंबा और बड़ा ही फैसिनेटिंग सफर रहा है ना? चलिए एक बार जल्दी से पीछे मुड़कर देखते हैं कि एटम की हमारी तस्वीर समय के साथ कैसे कैसे बदली। ये टाइमलाइन हमारी पूरी कहानी को समेट देती है। देखिए, हम एक सिंपल ठोस गेंद से शुरू हुए थे, फिर थॉमसन ने हमें प्लम पुडिंग दी, फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस खोज निकाला, उसके बाद बोहर ने एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट दिया और आखिर में श्रोडिंगर हमें इस अजीब और कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी क्लाउड तक ले आए। हर एक कदम ने रियलिटी को लेकर हमारी समझ को जड़ से हिला के रख दिया। ये सफर हमें एक ही चीज सिखाता है कि साइंस कभी रुकता नहीं है। आज की जो सच्चाई है वो कल का इतिहास बन जाती है। आज एटम की जो तस्वीर हमें इतनी कॉम्प्लेक्स और फाइनल लग रही है, क्या पता आने वाले समय में ये भी अधूरी लगे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पदार्थ के दिल में अभी और कितने ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके खुलने का बस इंतजार हो रहा है।